आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भारत के महान्यायवादी के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत का जो महान्यायवादी होता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 76 में है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में। और आपको पता है कि भारत के जो महान्यायवादी है उसका जिक्र भारत के संविधान के भाग 5 में, ठीक है, अनुच्छेद 76 में है। तो अनुच्छेद 76 के अनुसार हम देखेंगे 76 अनुच्छेद 76 का 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 76 का 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 76 का 3 क्या कहता है और अनुच्छेद 76 का 4 क्या कहता है। मतलब अनुच्छेद 76 के टोटल 4 खंड हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी क्या योग्यताएं होती हैं, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, उन्हें कौन हटाता है और फिर उनकी शक्तियाँ क्या होती है। इन सब चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। भारत का महान्यायवादी, जिसका जिक्र आपको अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है। महान्यायवादी कौन होता है, आखिर कौन होता है ये महान्यायवादी? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी एवं भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। क्या करता है? वो भारत सरकार को कानूनी जो होता है परामर्श देता है। चलिए, महान्यायवादी की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, हमारे संविधान में क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? तो देखिए, हम ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हों वो सारे कानून जानते हों, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए जो कानून हों वो विधि संगत होना ज़रूरी है। मतलब कानून फॉलो करे ये ज़रूरी है। लेकिन और अगर प्रधानमंत्री कोई कानून बनाता है और वह विधि संगत नहीं होता है तो जब वह न्यायिक पूर्वालोकन में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देगा। इसीलिए इन सब झमेलों से बचने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति ज़रूरी हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि पीएम सारा रूल रेगुलेशन जितना संविधान है, कानून है, नियम सब जाने, नहीं ना। आपको पता है भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कितने पढ़े लिखे होते हैं। इसमें कोई मतलब नेताओं के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन तो निर्धारित है नहीं कि वो पढ़े लिखे होंगे। तो इसीलिए उनके द्वारा बनाया गया जो कानून हो जाता है वो ज़रूरी होता है कि रूल रेगुलेशन कानून को फॉलो करे। तो उनको कानूनी परामर्श देने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। तो चलिए, महान्यायवादी की नियुक्ति अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 76A। 76A क्या कहता है? 76 में तो हम देख लिए कि पद का वर्णन है, उसके 4 खंड हैं। तो 4 खंड में पहला खंड 76A के अनुसार देखते हैं कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। मतलब वैसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहे तो भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 76(1) में, 76 के 1 में। चलिए अब देखते हैं 76 के 2। तो अनुच्छेद 76(2) के अनुसार बोला गया है कि महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है और कानूनी प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को निभाता है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त वह संविधान और किसी अन्य कानून के अंतर्गत उनका जो काम निर्धारित है उनका भी पालन उन्हें करना होगा। कहने का मतलब है कि ये विधि संबंधी सलाहकार सरकार को देता है। विधि या कानून से रिलेटेड जो भी काम है राष्ट्रपति इन्हें सौंपता है वो करता है। उसके अलावे भी अगर कोई अतिरिक्त काम है जो विधि से रिलेटेड हो, संविधान से रिलेटेड हो, तो उसको भी करता है। ये सब इसके कार्य हो गए। चलिए अब देखते हैं 76 के 3 में क्या कहा जाता है। 76 का 3 कहता है कि 76(3) के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी या किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होगा। मतलब भारत में जितने हाई कोर्ट हैं, समझ में आया, ये किसी भी हाई कोर्ट में जा सकता है और वहाँ जाकर सुनवाई कर सकता है। ठीक है, इसको पूरा अधिकार है। चलिए 76(4) के तहत क्या कहता है? अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, पद धारण करेगा और ऐसा प्रशासनिक
मतलब प्राश्रमिक का मतलब होता है मेहनताना या मजदूरी प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। कहने का मतलब है कि ये इसका जो कार्यकाल होता है वो कोई फिक्स नहीं है, इसे कब हटाया जाए ये सब राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। मतलब ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने पद पे बना रहेगा। और इसका जो प्राश्रमिक है, मतलब इसका जो मेहनताना मजदूरी जो है, इसको कितना वेतन मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, सब चीज़ कौन डिसाइड करेगा? तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। कहने का मतलब है इसका कोई फिक्स वेतन नहीं होता है, इसका फिक्स वेतन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेतन होता है वो राष्ट्रपति चाहे तो 1 लाख भी दे सकता है, चाहे तो 10 लाख दे सकता है, चाहे तो 50,000 भी दे सकता है। मतलब कोई फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। चलिए अब देखते हैं कुछ पॉइंट। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी? सरकार की सलाह पर। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, मतलब इसका 6 साल या 4 साल या 5 साल कोई फिक्स नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये रहेगा, राष्ट्रपति चाहेगा तो हट जाएगा। ठीक है। महान्यायवादी अपना जो त्याग पत्र है वो किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को देगा। समझ में आया? मतलब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा, अगर इसको त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति को देगा, और महान्यायवादी को हटाने का जो पावर है वो इसी के पास है। समझ में आया? महान्यायवादी को हटाने का संविधान में तो वैसे कोई प्रावधान नहीं है, मतलब कि कैसे हटाया जा सकता है, संसद में बिल लाकर या महाभियोग लगाकर, या जैसे है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो इन सब के हटाने का एक प्रावधान है हमारे संविधान में, लेकिन महान्यायवादी को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। महान्यायवादी का हटाने का बारे में बस इतना है कि यदि सरकार महान्यायवादी के काम से संतुष्ट ना हो तो राष्ट्रपति उन्हें सरकार की सलाह पर हटा सकता है। मतलब सरकार को अगर लगे कि महान्यायवादी जो है वो हमारा सही से काम नहीं कर रहा है, उससे संतुष्ट नहीं है सरकार, तो वो राष्ट्रपति को बोलेगा, राष्ट्रपति उसे हटा देंगे। चलिए महान्यायवादी, महान्यायवादी की योग्यता। महान्यायवादी की योग्यता जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी। जितनी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होगी उतनी ही योग्यता महान्यायवादी की होगी। ठीक है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है या उसकी योग्यता रखता है तो महान्यायवादी बन सकता है। क्यों? क्योंकि यह विधि क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की योग्यता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो योग्यता होती है वो अनुच्छेद 124 के 3 के तहत यह भारतीय का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। और पहला ये शर्त हो गया कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रह चुका हो। ठीक है, 10 वर्ष, या फिर अगर 5 वर्ष तक जज नहीं है तो 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो, या फिर वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। समझ में आया? मतलब बहुत कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो फिर उसे वो महान्यायवादी का पद दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या योग्यता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता जो है वो उसका बखान अनुच्छेद 124 के 3 में है। वो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, या फिर जज नहीं है तो 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। अगर ये भी नहीं है तो वो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता, मतलब एक कानून का बहुत बड़ा जानकार हो। तो इन 3 शर्तों में कोई 2 शर्त हो, 4 शर्तों में कोई 2 शर्त हो। भारत का नागरिक होना कंपलसरी है, बाकी ये 3 शर्त में कोई भी एक शर्त, या तो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज, या 10 साल तक वकालत, या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता। चलिए अब देखते हैं आगे महान्यायवादी की शक्तियाँ। महान्यायवादी की शक्तियाँ जो है अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी की शक्तियाँ का जो बखान है अनुच्छेद 88 में, अनुच्छेद 88 के अनुसार इसे संसद के दोनों सदनों में किसी भी कार्यवाही में भाग लेने या बोलने का अधिकार होता है। मतलब संसद का चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदन में कोई भी कार्रवाई चल रहा हो उसमें ये भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है। इसको अधिकार है किसके तहत? अनुच्छेद 88 के तहत। परंतु अनुच्छेद 88 के तहत ही बोला गया, इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या अधिकार नहीं है? वोट नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि यह ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। इसे ना ही संसद और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य माना जाता है, इसीलिए ये वोट नहीं दे सकता है। देखिए, ये सरकार के तरफ से किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता है,
यह सरकार के तरफ से किसी भी न्यायालय में भाग लेने का अधिकार है एवं सरकार के बदले में ये जवाब दे सकता है। कहने का मतलब है अगर सरकार पे कोई केस करता है तो वहाँ पे सरकार के बदले में सरकार के तरफ से कौन आता है सरकार के बदले में जवाब देने? यही महान्यायवादी जाते हैं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 105 के तहत, अनुच्छेद 105 के तहत इसको महान्यायवादी पद पर रहते हुए इसे एक संसद के सदस्य की तरह उन सभी भत्ते और अधिकार मिलेंगे जो एक संसद के सदस्य को मिलते हैं। सारे विशेषाधिकार इसे मिलते हैं। मतलब एक संसद को जो भी विशेषाधिकार और भत्ते मिलते हैं वो एक महान्यायवादी को मिलेगा। कब? जब वो महान्यायवादी के पद पे रहेगा। 105 के 4 के अनुसार ये बोला गया अनुच्छेद। देखिए 105 में है क्या कि अनुच्छेद 105 में संसद के विशेषाधिकारों का वर्णन है, जिसके 4 खंड हैं, 105 का ए, 105 का 2 और 105 का 3, 105 का 3। और इन 105 के 3 के बाद जो 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1, 2, 3 के उपबंध उस पर लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होंगे। मतलब 105 के खंड में जो 3 खंड में जो संसद के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार हैं उन्हीं तीनों के बारे में बोला गया है 105 के 4 में कि वो 3 खंड उन सब के लिए लागू होगा जो संसद में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है। तो ये काम कौन कर सकता है? महान्यायवादी करते हैं। ठीक है, तो उनको भी ये अधिकार मिलते हैं। चलिए अब महान्यायवादी की सहायता के लिए कौन आता है? तो महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल आते हैं तथा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। मतलब महान्यायवादी की सहायता के लिए 2 पोस्ट बनाए जाते हैं, एक सॉलिसिटर जनरल की और एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।